जब दिल्ली सल्तनत, मुगलिया सल्तनत टूटी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल भारत जो था वो खंड खंड में विखंडित हो गया। औरंगजेब के बाद मुगलिया खानदान में कोई वैसा शासक नहीं हुआ जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध करके रख सके। उसके अपने जितने राजकुमार थे गद्दी के लिए आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे भाई की हत्या की, जो उस समय होता था। प्राचीन काल से लेकर पूरे मेडिवल पीरियड तक गद्दी के लिए आपस में मारामारी होते रहता था। अंत में बहादुर शाह जफर से पहले शाह आलम द्वितीय और फरूख सियर के काल में ब्रिटिश व्यापारी आए और यहां व्यापार करने की अनुमति मांगे। वैसे आए तो थे जहांगीर के पीरियड में भी, और उन्होंने यहां की समृद्धि को देखा था, हिंदुस्तान की समृद्धि को। मुगलिया दरबार में जो बादशाह जो होते थे, जो मयूर सिंहासन पर बैठते थे, उस सिंहासन की कीमत ही करोड़ों की थी। और जब उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, फैक्ट्री का मतलब आज की तरह इंडस्ट्री नहीं, कारखाना नहीं था, जो व्यापारिक अड्डा होता था उसको वो लोग फैक्ट्री कहते थे। तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। थॉमस रो आए थे जहांगीर के पीरियड में, और उन्होंने जब व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी तो विशेष अनुमति नहीं मिली, सूरत तक उनको मिली। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ हम व्यापार करेंगे तो किस चीज का करेंगे, हम ऐसा करो ना, क्या पढ़ रही हो तुम लोग? जहांगीर की पीरियड में जब ये लोग आए और इन्होंने यहाँ की समृद्धि को देखा, सोना चांदी हीरा जवाहरात चारों तरफ फैला हुआ, किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी भारत में जो इनसे खरीदता। तो वही सूरत में थोड़ा बहुत व्यापार किए, वहीं से चले गए, यहाँ से सब सामान खरीद करके अपने देश में ले जाते। औरंगजेब तक ये लोग धीरे धीरे फैलते चले, लेकिन इन्होंने नहीं समझा था कि औरंगजेब कोई ऐसा वैसा बादशाह है कि हम इनको बेवकूफ बना देंगे या किनारे में कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में भारतीयों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे और औरंगजेब बर्दाश्त कर लेंगे। जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो औरंगजेब के एक आदेश पर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अंग्रेज थे सबको अरेस्ट कर लिया। सारे के सारे इनके जितने फैक्ट्री थे सूरत से लेकर के बंगाल तक सब कैप्चर। औरंगजेब के समान उस समय पूरी दुनिया में कोई दूसरा बादशाह नहीं था। यह जो मानसरोवर झील देख रहे हैं आज जो भारत की भूमि पर है, उस पर कभी चीन ने कब्जा कर लिया। यह औरंगजेब था जो उससे छीन करके ले आया कि नहीं, ये हमारी भूमि की संपत्ति है, इस पर मेरा कब्जा रहेगा। ये औरंगजेब में ताकत थी। ठीक है, उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसको हमको तो नहीं पढ़ना है। इसमें था जो मानसरोवर आदि झीलों को उनसे छीन करके दिया, उसमें बहुत सारी कमियां जरूर थी, लेकिन अपनी सल्तनत का फैलाव वह भारत भूमि के कोने कोने तक इतना शक्तिशाली बादशाह की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत जो था वो टूट गया। इसके जितने गवर्नर थे जिन जिन राज्यों में,
वो केंद्र की कमजोरी का फायदा उठा करके अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र, बंगाल अलग स्वतंत्र हो गया, बिहार अलग स्वतंत्र हो गया, जिसे आज हम यूपी कहते हैं, वो मध्य प्रांत में था, अवध वो था, गजब टुकड़े टुकड़े में टूट गया हिंदुस्तान। बंगाल का जो राजा था नवाब, उसका नाम था अलीवर्दी खां। जब तक अलीवर्दी खां जीवित रहा, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं, उसके सारे ऊंचे पद जो थे, चाहे वित्त विभाग का हो या प्रधानमंत्री का पद हो या सैनिक विभाग का, सभी ऊंचे पदों पर योग्यता के अनुसार उसने नियुक्ति की, जिसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। अलीवर्दी खां का 3 बेटियां थी, उसमें एक बेटी का जो हस्बैंड था सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद वही गद्दी पर बैठा बंगाल में। इस समय तक अंग्रेज धीरे 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 बंगाल तक आ चुके थे और फ्रांसीसी भी आ चुके। चंदरनगर जो बंगाल में है, वहां पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जिसे आज हम कलकत्ता कहते हैं, वो कलकत्ता एक्चुअली में मूल रूप से 3 गांव था, एक कालीकत्ता, एक गोविंदपुर और एक और गांव था। ये तीनों गांव को मिलाकर के अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया कलकत्ता। कालीकत्ता के नाम पर ये कलकत्ता। इन 3 गांवों पर अंग्रेजों का कब्जा, इसी को सेंटर बना करके वे अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन आगे चल करके अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों ने किलाबंदी करनी शुरू की। अंग्रेज को गोविंदपुर और कालीकत्ता जैसे 3 गांवों का, और फ्रांसीसी चंदरनगर का। सिराजुद्दौला को जब इस बात की जानकारी हुई तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को मना किया, लेकिन फ्रांसीसी तो मान गए, उन्होंने किलाबंदी रोक दी, अंग्रेज लोग नहीं। अब यहीं से अंग्रेजों का षड्यंत्र शुरू। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर का नाम सुना होगा। आज भी कोई जब गद्दारी करता है तो आम सराग से मुंह से निकल जाता है कि ये मीर जाफर है या जयचंद। जयचंद वही पृथ्वीराज चौहान के समय जयचंद लड़ा था। उसी जयचंद की बेटी थी संजोगिता, जिसको लेकर के पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ और जयचंद की पराजय हो। और फिर जब मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ 1191 में और 1192 में तराइन में, तो जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और यहीं से फिर मुसलमानों का शासन शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत। तो इसीलिए इतिहास में ये 2 कैरेक्टर बदनाम है, मेडिवल पीरियड में जयचंद और मॉडर्न पीरियड में मीर जाफर सेनापति था। और सिराजुद्दौला की एक मौसी थी घसीटी बेगम, नाम था घसीटी बेगम। इन दोनों को लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला। मीर जाफर को लालच दिया गया कि यदि सिराजुद्दौला की पराजय हुई, बंगाल की गद्दी पर हमारा कब्जा हुआ, तो नवाब मीर जाफर बनेगा। अब एक स्टेट का नवाब बनना कोई मामूली बात तो थी नहीं। मीर जाफर चुप्पे चुप्पे अंग्रेजों से मिल गया, उसकी मौसी घसीटी बेगम भी मिल गई। और कलकत्ता का जो सबसे बड़ा सेठ था, जगत सेठ, वो अंग्रेजों से मिल गया। ये सारे लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया। और जब अंग्रेजों ने अपनी किलाबंदी को नहीं रोका तो सिराजुद्दौला ने उन पर अटैक किया। यही लड़ाई पलासी लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो 1757 ये लड़ाई थी ही नहीं। लड़ाई का फैसला तो लड़ाई से पहले ही हो चुका था, क्योंकि सेनापति जो था वो
चुपचाप खड़े खड़े टुकुर टुकुर ताक रहा था। इधर उसकी मौसी और जो सबसे बड़ा बैंकर्स था जगत से, ये सब मिल चुके थे। सिराजुद्दौला अकेला क्या करता, वो युद्ध में अपनी पराजय को देख करके भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसी मीर जाफर का बेटा मीरन इस ताक में था, सिराजुद्दौला को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर के बेटा हत्या कर दिया। मीर जाफर का बेटा मीरन ने सिराजुद्दौला यानी नवाब की हत्या कर दी और अंग्रेजों ने अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन नवाब बनाने के पीछे मकसद था अंग्रेजों का ना, अंग्रेजों का मकसद यह था कि बंगाल का जितना खजाना है उसमें से आप हमको इतना दे दें। कुछ गांवों की जमींदारी उसने ले लिया जिसका टैक्स अंग्रेज वसूल करेंगे, और उस समय पूरे हिंदुस्तान की सबसे उपजाऊ जमीन कहीं की थी तो बंगाल की थी। इस पर कुरमाइन ब्रांच बन गए। हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध रियासत को अंग्रेजों ने नोचना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। बंगाल यहाँ तक कि मीर जाफर ने एक समय ऐसा आया जब हाथ खड़ा कर दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं हमारे खजाने में कि आपको हम दे सकें। तब अंग्रेजों को लगा कि जब ये कुछ दे ही नहीं सकता है तो फिर इसको नवाब रखने से फायदा। मीर जाफर को गद्दी से उन्होंने हटाया और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर। मीर जाफर सिराजुद्दौला के बेटा थे दामाद। मीर जाफर सेनापति था। सेनापति था। अब मीर कासिम मीर जाफर का दामाद। मीर जाफर को हटा करके अब मीर कासिम को गद्दी दी। उसने अपनी राजधानी ढाका से हटा करके मुंगेर में दिया मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम बहुत योग्य थे। वो जो वादा किया था अंग्रेजों को शुरू में देने का वो तो दे दिया, लेकिन अब नहीं चाहता था कि हमारे आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप हो। अंग्रेजों की इच्छा थी कि हमारे व्यापारी बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करते चले, उनसे कोई टैक्स नहीं लगे, लेकिन हिंदुस्तान के व्यापारी टैक्स देंगे। मीर कासिम ने कहा कि ये नहीं हो। उसने हिंदुस्तानी व्यापारियों को भी टैक्स फ्री कर दिया। अब टैक्स फ्री करने का मतलब कि वो अंग्रेज व्यापारी के समान हो गए। अंग्रेजों को ये बड़ा नागवार गुजरा। तब उन्होंने मीर कासिम के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। उस समय हिंदुस्तान के गद्दी पर यानी जो बादशाह की गद्दी थी दिल्ली, शाह आलम द्वितीय थे। मीर कासिम ने शाह आलम से संपर्क किया और लखनऊ के नवाब से संपर्क किया। इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला बक्सर में किया 1764 में। यह बक्सर का युद्ध एक तरफ 3 नवाबों की सेना और एक तरफ अंग्रेजों की सेना, लेकिन 3 नवाबों की संयुक्त सेना पराजित हुई। अंग्रेजों की विजय हुई और इस तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। शाह आलम द्वितीय कहाँ के थे? दिल्ली के बादशाह। अब यहीं से अंग्रेजों का साम्राज्य शुरुआत होती है। भारत के जो और भी राज्य थे, रियासतें थी, वे आपस में ही लड़ रहे थे। चाहे वो हैदराबाद निजाम हो, ग्वालियर के सिंधिया हो, भोसले परिवार हो, गायकवाड़ परिवार हो या कोई और, ये सभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने एक का साथ दिया दूसरे के खिलाफ, लेकिन साथ जो देता था वो ऐसे नहीं देता था। हम आपको साथ दे रहे हैं, आपकी जीत होगी तो अपनी रियासत का इतना भाग आप हमको दे दो। साथ साथ
आपके दरबार में हमारा एक रेजिडेंट रहेगा। वो रियासत के जो नवाब थे, शासक थे, अंग्रेजों की शर्तों को मान लिया। दूसरे राज्य को पराजित करने के लिए अंग्रेजों की शर्त को मान लिया, चाहे जिस कारण से माना। दूसरे राज्य की पराजय हुई और वादे के अनुसार अंग्रेजों ने लगभग उनकी आधी रियासत ले लिया, साथ साथ अपना एक रेजिडेंट रख दिया उनके दरबार में। एक शर्त और भी थी कि आप कभी दूसरे राज्य के साथ बिना मेरी अनुमति के न तो युद्ध करेंगे न संधि करेंगे। बिना हमारे परमिशन के किसी और राज्य के साथ न तो आप युद्ध कर सकते हैं न संधि कर सकते हैं। हमारी सेना की एक टुकड़ी आपकी रियासत में रहेगी, उसका पूरा खर्च आप भरेंगे। इससे क्या हो गया? उस दरबार में क्या पक रहा है, क्या तैयारी चल रही है, वो राजा क्या सोच रहा है, ये सारी खबरें अंग्रेजों को पास अब पहुंचना शुरू। ठीक है। अब इस तरह से इन्होंने हर राज्य पर इंटरफेरेंस करना शुरू किया। एक राज्य को दूसरे से लड़वाया, एक राज्य का साथ दिया, दूसरे को पराजित किया और फिर उनके राज्य में भी अपने रेजिडेंट रख दिए। और इस तरह से लगभग आधे हिंदुस्तान पर इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कब्जा होता था। 1857 से पहले लॉर्ड डलहौजी नामक एक गवर्नर जनरल इनका, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सल्तनत में शामिल करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई। दो तरह की पॉलिसी, एक तो प्रत्यक्ष युद्ध करके, दूसरा जिस राजा की अपनी कोई संतान नहीं हो, अपनी उस पर जो पहले परिपाटी थी हिंदू राजा में खास करके, कि अपनी कोई संतान नहीं है तो किसी संबंधी की संतान को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी घोषित। लॉर्ड डलहौजी ने इस पर रोक लगाया। उसने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी दूसरे की संतान को गोद नहीं ले सकता है। यदि कोई राजा निसंतान रूप में मरता है तो उसकी रियासत ब्रिटिश सल्तनत में शामिल कर दी। सतारा, झांसी, नागपुर जैसी 7 रियासतें लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश सल्तनत में शामिल की। दूसरा, कुछ रियासतें ऐसी भी थी जहां पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप किया। अच्छा से शासन नहीं कर रहा है। जैसे लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद, वाजिद अली शाह का नाम सुना है? नहीं सुना? आज भी आप यदि लखनऊ जाएं, वहां की अब संस्कृति बहुत बदल गई। 10-20 साल पहले तक अजीब लचकदार टाइप की वहां की संस्कृति मिलती है। बोल चाल, रहन सहन एकदम हिंदुस्तान से अलग अपना। ये सुने हैं ना? पहले आप नहीं सुने हैं? जैसे मान लीजिए कि 2 कुर्सी है, हमारे कोई गेस्ट आए और हम बोलते हैं कि सर बैठ जाइए, वो कहेंगे कि नहीं सर पहले बैठे आप चाहिए। ये उसी लखनऊ से निकली हुई बात है। हुआ यो कि 2 जमींदार, मुस्लिम जमींदार, अपने दोस्त को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गए। ट्रेन आ चुकी थी प्लेटफॉर्म पर, दोनों को जाना था एक साथ। तो एक ने दूसरे को कहा सर आप, उसने कहा कि ना पहले आ, इन्होंने भी कहा कि ना पहले आ। अब एक दूसरे को पहले आप करते रह गए। ये दोनों प्लेटफॉर्म पर ही रह गए, गाड़ी चली गई। वहीं से ये बात हुई।
वाजिद अली शाह एक ऐसा नवाब वहां का हुआ बिलास। आप लोगों ने शायद एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, शतरंज के खिलाफ, पढ़ा नहीं? पता नहीं कौन से जमाने में तुम लोग पैदा हुए। बड़े घर की बेटी पढ़े हो? प्रेमचंद की ही कहानी, बड़े घर की बेटी, दो बहनों की कथा पढ़े? बड़े घर की बेटी नहीं पढ़े? अच्छा, प्रेमचंद की कहानी कुछ पढ़ने के लिए आप लोगों को नहीं था? 10th से पहले कौन सी कहानी थी? ठाकुर का कुआं या पूस की रात पढ़े? पूस की रात प्रेमचंद की बहुत फेमस कहानी, बहुत फेमस कहानी है। कलम के जादू वगैरह तो है, कलम के जादू, ये सब कहानियां जो है प्रेमचंद को अमर है। उसी प्रेमचंद की एक कहानी थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, शतरंज के खिलाफ। हुआ यह कि लखनऊ में जो नवाब थे वाजिद अली शाह, और उनके छोटे छोटे जमींदार थे उनके अधीन। ये लोग शतरंज के इतने प्रेमी थे, इतने प्रेमी कि दरबार में सुबह से लेकर के रात तक शतरंज खेलते रहे। उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी जनता भूख से मर रही है, बच रही है, ये उनको फिक्र नहीं। स्थिति ये हो गई थी कि उनकी जो पत्नियां थी नवाब साहब या जमींदार साहब के, वो दिन भर उगती रहती थी, उड़ती रहती। नेचुरल होता है, हमारे आपके घर में भी होता है। दिन भर हम बैठ करके ताश खेलते रहेंगे तो हमारी पत्नी आरती तो ना उतारेगी, कुछ नहीं तो 10 बात तो जरूर सुनाएगी। कमाना ना दमाना है, बैठ करके ताश खेलते रहना वगैरह वगैरह, बच्चा ही हो रहा है, बच्चा हो रहा है। तो उनकी पत्नियां भी बेचारी शायद इन लोगों को लाचार कर दिया शतरंज खेलने। अब नगर से बाहर एक टूटी मस्जिद थी, वहां जाकर के छुप करके ये लोग खेलते थे शतरंज। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों जमींदार शतरंज के चौपट पर बैठे, एक ने वजीर को मारा, दूसरे ने घोड़े को मारा, तीसरे ने मंत्री को मारा। इस तरह से ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं शतरंज। और मारते मारते नौबत यहाँ तक आई कि ये दोनों जमींदार एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी तलवारें खींच ली, और दोनों ने एक दूसरे पर वार किया तलवार से, और दोनों जमींदार वहीं पर गिर करके मरे। उसी समय जिस समय दोनों जमींदार खेल रहे थे, पूरे लखनऊ को अंग्रेजों ने घेर लिया। ये दोनों देख रहे हैं कि हमारा शहर घेरा जा रहा है अंग्रेजी सेना द्वारा, लेकिन इन दोनों ने कोई विरोध करने की कोशिश नहीं की। ये तो शतरंज में मशगूल थे, यहाँ इनको जमींदार और नवाब को बचाना था, मंत्री और प्यादों को बचाना था। जो सचमुच के इनका जो नवाब था वाजिद अली शाह, ये देख रहे हैं कि अब वो गिरफ्तार होगा, लेकिन इन दोनों जमींदारों ने कोई कोशिश नहीं की। और वाजिद अली शाह क्या नवाब था, क्या उसकी रुतबा थी कि जब अंग्रेज सैनिकों ने उसको घेर लिया, वो देख रहा है कि वो बहुत दूर है सब सैनिक। नवाब यदि चाहता तो भाग खड़ा होता, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की, आराम से पकड़ा। जब अंग्रेजों ने पूछा नवाब से कि आपको तो इतना समय मिला, आप तो भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे? तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जूता बांधने वाला कोई नौकर नहीं। मारे नवाब, अरेस्ट हो गया, ये स्वीकार हो गया इसको, लेकिन अपना जूता तक खुद नहीं बांध सका ताकि वो भाग सके। यह नवाबियत थी वाजिद अली शाह। अरेस्ट हुए, इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, एक छोटा सा पेंशन दे दिया। पूरी जिंदगी एक कलकत्ता में रह गया, मरने तक। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या बहाना बनाया कि आपकी रियासत में कुशासन, शासन ठीक से नहीं चल रहा। अरे भाई,
लखनऊ की रियासत में आपने अपना एक रेजिडेंट रखा था, यही देख रेख करने के लिए। तो यदि नवाब जिम्मेदार था तो आपका रेजिडेंट भी उतना ही जिम्मेदार था, लेकिन अपने आप को उन्होंने जिम्मेवारी से मुक्त कर लिया, सारी जिम्मेवारी नवाब पर सौंप दी और पूरी लखनऊ रियासत को ब्रिटिश सल्तनत में इन्होंने शामिल किया। ऐसे 7 रियासतें शामिल की और भी बहुत कुछ रियासत ऐसी थी जिनके साथ दोनों तरफ से युद्ध हुआ, अंत में उनकी पराजय हुई। जैसे मैसूर, यहाँ पर टिप्पू सुल्तान, और उसके बाद दोनों ने अंग्रेजों को मरते समय तक विरोध किया। टिप्पू सुल्तान तो लड़ते हुए मारा है और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम, यदि अंग्रेज लोग डरते थे किसी से तो वह था टिप्पू सुल्तान। हालांकि आज के तारीख में आज के कुछ लोग टिप्पू सुल्तान को गद्दार, हिंदू विरोधी और तरह तरह की बातें करते हैं, वही लोग जो करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि टिप्पू सुल्तान यदि मरा, हिंदुस्तान के लिए मरा। और उस समय टिप्पू सुल्तान को यदि हैदराबाद निजाम और ग्वालियर के सिंधिया इन्होंने साथ दिया हुआ होता तो अंग्रेज 1857 से पहले भाग खड़े होते। इन्होंने साथ नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप टिप्पू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया और उसकी रियासत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। हैदराबाद निजाम और ग्वालियर सिंधिया शायद ये सोचते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हमको अंग्रेज लोग तंग नहीं करेगा, लेकिन यही उनकी गलत फहमी थी। है ये एक कारण ऐसा बना, राजनीतिक कारण, जो आगे 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार। दूसरा, आर्थिक शोषण। जितने छोटे छोटे जमींदारी थी उन सारी जमींदारियों को अंग्रेजों ने खत्म किया। वे सभी छोटे छोटे जमींदार और तालुकेदार जो थे वे सड़कों पर आए। कल तक जिनका हुकुम चलता था, अमला फैला, नौकर चाकर आगे पीछे लगे हुए होते, आज वो सड़कों पर। और ये जमींदारी ही नहीं होती, इन जमींदारों पर सैकड़ों हजारों लोग डिपेंड करते थे। नौकर चाकर, कवि, लेखक, कलाकार, इन सबका इज्जत जो होता था वो इनके दरबार में, जमींदारों के दरबार में। अब जो जमींदार ही बेरोजगार हो गए, सब लेखक और कवि लोग भी सब आ गए सड़कों पर, उनके सामने भी भूखमरी पैदा हो गई। सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज जब से यहाँ आए, एकमात्र उनका मकसद था हिंदुस्तान की सारी संपत्ति को नोच कर, लूट कर इंग्लैंड ले जाए। हिंदुस्तान के लिए कुछ काम करे परोपकार का, ये उनका कोई मकसद नहीं। बंगाल से लेकर के आगे जितने भी राज्यों पर इन्होंने कब्जा किया, उन सारे राज्यों को इन्होंने कंगाल किया। ठीक धार्मिक कारण भी था। अंग्रेजों का एक मकसद था ईसाई धर्म का फैलाव करना, प्रचार करना। यहाँ हिंदू और मुसलमान अपने अपने ढंग से रहते थे। 1857 के विद्रोह से पहले यहाँ सांप्रदायिकता नहीं थी, संस्कृति अलग थी, मुस्लिम संस्कृति अलग, हिंदू संस्कृति अलग। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करता था और मुस्लिम अपने मस्जिद वगैरह में पूजा करते थे। आपसी झगड़ा होता था, शासकीय झगड़ा भी होता था, लेकिन हिंदू और मुसलमान की भावना लेकर के झगड़ा नहीं। अंग्रेजों ने इसका बीजारोपण किया। जब अंग्रेजों का जो मकसद था ईसाई धर्म का फैलाव करना और यहाँ से हिंदू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना, तब हिंदुओं के बीच और मुस्लिमों के बीच एक प्रतिक्रिया हुई। स्थिति तो यहाँ तक हो गई कि जेलों तक में ईसाई धर्म प्रचारक घुस गए। इन्होंने स्वयं यहाँ से चिट्ठी भेजा इंग्लैंड
कि बस अब कुछ दिनों की बात है, पूरा हिंदुस्तान ईसाई हो जाए। तो कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी, हर मानव सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने धर्म पर आघात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों से चिढ़ गए और डर गए कि हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को ये बर्बाद कर दें। यानी इनके बीच एक प्रतिक्रिया हो गई। एक कारण और हुआ, जब अंग्रेज लोग आए तो इनका बाहर में भी युद्ध चल रहा था, चाहे बर्मा से युद्ध हो, अफगानिस्तान से युद्ध हो या और कहीं भी। ये लोग हिंदुस्तान के सैनिकों को बाहर के युद्ध में भेजना शुरू कर दी। हमारे धर्म ग्रंथों में, खास करके स्मृति ग्रंथों में एक बात का उल्लेख है कि हिंदुओं को उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां मूंज घास और काला हिरन नहीं पाया जाता। मूंज घास देखा है आप लोगों ने? शादी ब्याह में जो लड़का को जनेऊ पहनाया जाता है या मुंडन के समय, वो मूंज का ही जनेऊ पहनता है। पहले शुरुआत वहीं से होती है, जो जनेऊ संस्कार होता है उसमें शुरुआत मूंज घास से ही होती है। मूंज घास का ही लपेट सपेट करके जनेऊ बनाया जाता है। और काला हिरन तो देखे भी नहीं होंगे आप, एक गुजरात में मिलता है और कुछ और आसाम के एरिया में मिलता है। तो स्मृतिकारों ने यही बात कही, और खास करके समुद्र पार के देशों में यानी विदेश में ये दोनों चीजें नहीं मिलती। तो विदेश में हिंदुओं को जाने पर स्मृतिकारों ने रोक लगा दिया। लेकिन जब हमारे सैनिक विदेश में युद्ध लड़ने के लिए जाने लगे, वहां तक तो ठीक था, चले तो गए। अब उनके घर के जो परिवार थे, जो समाज था, अब इन सैनिकों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि उनकी पत्नी तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि आप तो चले गए विदेश, तो आप तो हिंदू रहे नहीं, आपका तो धर्म खत्म। तो जब आपका धर्म ही खत्म हो गया तो मैं आपकी पत्नी कैसे? बाप बेटा से को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, भाई भाई को रखने के लिए तैयार नहीं है, और पूरा समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, हिंदू धर्म की एक और विडंबना है कि यदि आपका धर्म एक बार चला गया तो फिर दोबारा आ ही नहीं सकता। यानी मान लीजिए कि हम दूसरे धर्म स्वीकार कर ले, ईसाई धर्म स्वीकार कर, और कल मेरी इच्छा हुई कि ना हम फिर से हिंदू धर्म में आ जाए, तो कोई स्वीकार करने के लिए हमको तैयारी नहीं है। ये हिंदू धर्म में ही ऐसा है, दूसरे किसी धर्म में ऐसा नहीं। परिणाम, जो सैनिक बेचारा युद्ध लड़ने के लिए गया था वो तो कहीं के नहीं रहा, इनका तो धर्म खत्म हो गया। तो अंदर से सैनिक भी नाराज थे। इन्हीं सैनिकों को, क्योंकि सैनिक में एक चीज होता है, आप पंडित रहे या मुल्ला रहे, सभी को एक पात में बैठ करके खाना पड़ता है एक साथ, वहां कोई भेदभाव नहीं होता। अंग्रेजों ने, जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग जो थे, वे टीका लगाते, पगड़ी बांधते, और जो मुस्लिम था वो दाढ़ी रखता था। क्योंकि लोगों का धर्म किसी का दाढ़ी में है, किसी का पगड़ी और चंदन में है ना। यदि मान लीजिए कि टीका किए हुए हैं और किसी ने आकर के ऊपर टीका मिटा दिया तो समझ लीजिए कि हम उसका मर्डर कर दें। टीका मिटने का मतलब कि मेरा धर्म तो तुम ले लिया। कुछ ऐसी, अब सिख धर्म है, सिखों का पगड़ी आप उतार लीजिए तो आपको जिंदा थोड़े छोड़ेगा, उसका धर्म पगड़िए में है। जो धार्मिक विडंबना है सभी धर्मों में, सभी लोगों में, वो कुछ अलग टाइप का होता है। अंग्रेजों ने जब एक ही पांव पर हिंदू और मुसलमान को बैठने के लिए बाध्य किया और पंडितों को टीका रखने से और मुस्लिमों को दाढ़ी रखने से मनाही कर दिया, तब सैनिकों के बीच एक बात बैठ गई, ये जानबूझ करके हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए अंग्रेज ये चाल चला। इन्हीं परिस्थितियों में एक नई राइफल आई, यही तात्कालिक कारण बन गया 1857 के बीच। ये नई राइफल जो थी इसका नाम था इनफील्ड राइफल।
ये नई आई थी अभी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें जो कारतूस भरा जाता था उस पर एक चर्बी बाहर से लगा और उस चर्बी को दांत से काट करके हटाना होता था। दांत से काट कर हटाया, फिर राइफल में लोड किए और तब वो फायर करते। कहीं से एक बात अफवाह फैली, यह जो चर्बी है यह गाय और सुअर की चर्बी से बना। फिर क्या था, गाय हमारे लिए माता, मुस्लिमों के लिए सुअर, छुआना भी पाप। बस अगले ही दिन शायद 7 या 8 मई 1857 का दिन था, बैरकपुर छावनी कोलकाता, मंगल पांडे नामक एक सैनिक परेड करने के लिए परेड ग्राउंड में सभी सैनिक इकट्ठा हुए और वहां पर आदेश मिला सभी को वही कारतूस लोड करने का। मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। अंग्रेज कमांडर के आदेश का उल्लंघन ये कोई मामूली बात तो नहीं थी। जब उस मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश उस अंग्रेज कमांडर ने दिया, बस मंगल पांडे ने अपनी राइफल उठाई और उस कमांडर को गोली चलाई। 1857 के विद्रोह का एक तरह से शुरुआत यहीं से। हालांकि मंगल पांडे और उसके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, तोप से बांध करके उड़ा दिया गया। उसके पूरे जो बटालियन था, उस पूरी बटालियन को शस्त्र रखवा लिया गया, उस बटालियन को भंग कर दिया गया, खत्म। इस बात की खबर मेरठ में एक्चुअल में 1857 के विद्रोह की शुरुआत यहीं से होती है, मेरठ से 10 मई 1857। और इसकी भी शुरुआत हुई कैसे? एक घटना से। जो मेड जेल के अंदर जाती थी काम करने के लिए, वो काम करके जेल से बाहर निकल रही थी। पुरुषों का साथ एक फितरत है, पता नहीं क्या। जैसे ही वो दाई जो थी वो बाहर निकली, गेट से बाहर एक चबूतरा पर कुछ पुरुष सिपाही बैठकर गप्पे हाँक रहे थे। उन्होंने उस दाई से मजाक कर दिया। वो दाई बिगड़ गई कि तुमको शर्म नहीं आता? यहाँ बैठ करके तुम गप मार रहे हो, तुम्हारे साथी वहां सड़ रहे हैं और तुम यहाँ बैठ करके एक महिला से मजाक कर रहे हो। अच्छा होता तुम हमारी चुड़ियां उतार करके अपने हाथ में पकड़ो। फिर क्या था, उन सैनिकों का पुरुषत्व तो जाग गया हनुमान की तरह। एक महिला से चुनौती मिल जाए, सवाल था। वे जो चबूतरा पर बैठे हुए सैनिक थे, जो जिन्होंने मजाक किया, वे टूट पड़े जेल पर, जेल की संतरी की हत्या की और जितने भारतीय सैनिक उसमें बंद थे सारे लोगों को उन्होंने उठा वहां से छुड़ा लिया, अस्त्र शस्त्र लूट लिया। अब एक ही नारा हो गया, दिल्ली चल। यहीं से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह आग दूसरे जगहों पर भी फैलता चला गया। दिल्ली पहुंचे पहले सुबह 11 मई 1857। दिल्ली वासी अभी ठीक से जागे भी नहीं थे। यहां पर अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किला से हटा दिया। उसने एक यही जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, वह एक सर्कुलर लाया था कि अंतिम बादशाह जो है बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु के बाद अब कोई नवाब बादशाह उपाधि से गद्दी पर नहीं बैठेगा। बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करना पड़ेगा और एक साधारण से मकान में उनको रहना पड़ेगा। अब बहादुर शाह जफर केवल नाम था बादशाह,
उसकी रियासत तो दिल्ली से मात्र पालम तक थी, पालम हवाई अड्डा तक, जिसकी रियासत कभी पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे था। अब वही रियासत सिकुड़ करके दिल्ली लाल किला से लेकर के पालम हवाई अड्डा तक रह गया। फिर भी लोगों के दिमाग में हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जफर ही था। अंग्रेजों ने जब इसी बहादुर शाह जफर को लाल किला से हटवा दिया, एक साधारण से मकान में रहने पर मजबूर किया, तो पूरे भारतीयों के बीच एक जबरदस्त प्रतिक्रिया थी। हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपना बादशाह बहादुर शाह को ही समझ रहे थे। यही सैनिक जब अगले सुबह वहां पहुंचे, सबसे पहले गए बहादुर शाह जफर के पास और उन्होंने कहा कि हमारे विद्रोह का कमान आप संभालें, आप हमारे लोग। अब इसके बाद खबरें पहुंचाई गई दूसरी रियासतों में, रानी झांसी लक्ष्मीबाई के पास, नाना साहब के पास, और फिर लखनऊ विरजिस कैदर के पास। विरजिस कैदर वही नवाब वाजिद अली शाह का दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कहाँ? दत्तक पुत्र वही गोद दिया था। अब ये खबरें पहुंची, शुरुआती दौर में तो ये लोग शामिल नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई अंतिम समय तक कोशिश की थी कि अंग्रेज हमारी शर्तों को स्वीकार करें। अब महारानी लक्ष्मीबाई क्यों शामिल हुई? इनके जो हस्बैंड थे, उनका नाम भूल रहे हैं, वो है बाल गंगाधर राव। तो गंगाधर राव को कोई अपना बच्चा था नहीं, और इन्हीं परिस्थितियों में गंगाधर राव की मृत्यु हुई। लक्ष्मीबाई ने एक गोद दिया, दामोदर राव, और इनकी कोशिश अब यह थी कि अंग्रेज सरकार, कंपनी सरकार हमारे इस दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार की मान्यता दे। यहां से लेकर इंग्लैंड तक इन्होंने प्रयास किया, महारानी तक, हर जगह अनसुना। लक्ष्मीबाई बहुत निराश हुई, और इसी निराशा में विद्रोह की शुरुआत हुई। मजबूरी में उनको इस विद्रोह में शामिल होना। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद, या उन्हीं का बाजीराव पेशवा से ही जो अंग्रेज सरकार ने पेंशन देने की व्यवस्था की थी, उस पेंशन को समाप्त कर दिया था। नाना साहब का मानना था कि जो पेशवा को पेंशन मिलता था, वही पेंशन हमको अब मिलना चाहिए। उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया, अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। नाना साहब भी तैयार, लखनऊ को तो शामिल ही कर लिया था। ये सारे के सारे लोग समय की मांग कर रहे थे। 10 मई 1857 को सैनिकों ने जो शुरुआत की, आग फैल गई, और जब बहादुर शाह ने कमान संभाल लिया, तो फिर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे, लखनऊ में विरजिस कैदर, और उसकी जो माताश्री हुए बिहार में बाबू कुंवर सिंह, इन सारे लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त रूप से लड़ाई की शुरुआत कर दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हुई, जून 17 या 18 जून 1858 को लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में ही लड़ते हुए मारे। नाना साहब अपनी पराजय को देख करके भाग खड़े हुए, वे नेपाल चले गए। लखनऊ की जो मल्लिका थी, विरजिस कैदर की माँ, वह भी शायद लखनऊ नेपाल भाग गई। इनका कोई अता पता नहीं। बाबू कुंवर सिंह यही आरा के पास जगदीशपुर, 80 वर्षों की उम्र में इन्होंने इस विद्रोह में शामिल हुआ अपनी जमींदारी बचाने के लिए। यही उस समय दानापुर में अंग्रेजों की पुलिस मिलिट्री छावनी थी। जब इन्होंने
बाबू कुंवर सिंह को पकड़ने की कोशिश की तो एक गंगा पार करने की कोशिश करने लगे कुंवर सिंह। इसी क्रम में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा छोड़ी गई एक गोली कुंवर सिंह के हाथ में लग गई। इन्होंने अपनी तलवार निकाली, यह डर करके कि फिर उस गोली का जो जहर है शरीर के और अंग में न फैल जाए, अपना हाथ काट के वहीं पर गंगा में गिरा, उस पार चले गए। और जब तक जीवित रहे अंग्रेजों को जगदीशपुर पर कब्जा करने नहीं दिया। अंग्रेज सैनिकों की पराजय हुई और विजयी मुद्रा में बाबू कुंवर सिंह अपने राजमहल जगदीशपुर में पधारे। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनका भाई फिर अमर सिंह ने इस विद्रोह का झंडा आगे जारी रखा। रानी झांसी और कुंवर सिंह दोनों चले गए, उधर नाना साहब भी चले गए। बहादुर शाह जफर, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ दिल्ली में और इन्होंने जो कत्लेआम मचाया वो अवर्णनीय है। कत्लेआम जो सामने मिला, बच्चा बूढ़ा महिला पुरुष, हर किसी की हत्या करनी शुरू। विभत्स ढंग से इन्होंने दिल्ली में नरसंहार किया। बहादुर शाह जफर अपने पूर्वज हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ, वहीं से अंग्रेजों ने इसे पकड़ लिया और कैद करके भेज दिया बर्मा की राजधानी रंगून। फिर इसके दोनों बेटों को पकड़ा अंग्रेजों ने और एक सुबह एक बड़े से थाली में तोप करके ऊपर से एक कपड़ा डाल करके बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया अंग्रेजों ने। तुम्हारे नाश्ता का समय हो चुका है, नाश्ता। बहादुर शाह जफर ने जब कपड़े हटाया तो देखा उसके दोनों बेटों की गर्दन। अंग्रेजों ने बहादुर शाह से जफर से कहा कि देख लो तुम्हारे हिंदुस्तान की क्या दशा हमने कर दी। उसने बहादुर शाह जफर बहुत बड़ा शायर था, उसने एक शेर लिखा था, तो शेर वहीं पर बोला, दम दमे में दम है कितना, हम भूल रहे हैं इसे तो, तेग कैसे है, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, उसी ने कहा था। और ये भी कहा कि ये भी देख लो तुम लोग कि कितने बहादुरी से हमारे दोनों बेटे अपने आप को बाप के सामने पेश किया। बहादुर शाह जफर से टूटा नहीं, अपने दोनों बेटों की गर्दन को सामने देखा थाली में, लेकिन टूटा नहीं। वही शेर कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा या हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जीवित रहेगा, हिंदुस्तान की तलवार लंदन तक चलेगी, अभी मत घबरा। ये अलग बात है कि वहीं पर बेचारा मर गया और वहीं पर उसको दफना भी दिया गया। उसने यहाँ भी एक शेर लिखा था कि कैसा बदनसीब बादशाह हूँ हिंदुस्तान का, जिसने अपने मादरे वतन में 2 गज जमी भी दफनाने के लिए मयसर न हो सके। हिंदुस्तान का एकमात्र बादशाह जो विदेश में जाकर के दफनाया, लेकिन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं। आज लोग कहते हैं हिंदू और मुसलमान, ये हमारा अंतिम बादशाह था जिसने अपने देश के लिए लड़ा, हिंदुस्तान के लिए लड़ा और अपनी सारी कुर्बानियां दी। लक्ष्मीबाई, अब तो आपने ये पूरा दृश्य देख लिया। हमारे कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना और इसमें पहला नाम है सावरकर का, बिड्डी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने ही एक किताब लिखी थी 1857, प्रथम स्वतंत्र संग्राम। इस किताब में इन्होंने साबित किया
कि 1857 का जो संग्राम था वह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने उनके इस सिद्धांत का खंडन कर दिया और हम भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। 1857 का विद्रोह जो हुआ वो भारत के लिए नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान के लिए नहीं हुआ, वो हुआ सिर्फ अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई यदि लड़ी तो झांसी के लिए लड़ी और अपने दत्तक पुत्र दामोदर के लिए लड़ी। अंतिम समय तक, मरते दम तक लक्ष्मीबाई ने कहा मेरी झांसी दूंगी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा हिंदुस्तान दूंगी नहीं, उन्होंने कहा मेरी झांसी दूंगी। यानी उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ झांसी के लिए थी। यदि अंग्रेज सरकार उनकी इस मांग को स्वीकार कर लेती, झांसी को ब्रिटिश सल्तनत में शामिल नहीं किया गया होता और उनके दत्तक पुत्र दामोदर को मान्यता दे दी गई होती, तो झांसी की रानी इस विद्रोह में शामिल नहीं होती। नाना साहब को पेंशन मिल गया होता बाजीराव पेशवा वाला, तो वो इस विद्रोह में शामिल नहीं होते। बाबू कुंवर सिंह की जमींदारी नहीं छीनी गई होती तो 80 वर्षों की उम्र में ये शामिल नहीं होते। सभी लोगों ने यदि लड़ाई लड़ी अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ी, हिंदुस्तान के लिए किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। हाँ, एक बात जरूर है, एक कहावत है कि रोमन सम्राट सीजर जब तक जीवित रहा तब तक उसका उतना प्रभाव नहीं था, मरने के बाद उसका प्रभाव कई गुना हो गया। 1857 के विद्रोह के साथ भी यही बात। 1857 का विद्रोह असफल हो गया। इसकी असफलता के पीछे बहुत कारण थे। कोई एक नेता नहीं था, कोई संगठन करता नहीं था। हर संगठन जो था, हर विद्रोही जो थे अपने आप में नेता थे। तो इस कारण से यह विद्रोह असफल हो गया। लेकिन यह असफल होकर के भी बहुत सफल रहा। आगे के दिनों में जब हमने स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी शुरू की तो इसी 1857 के विद्रोह की नायक और नायिकाओं से उदाहरण लिया। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के बाबू कुंवर सिंह तक इन्हीं का उदाहरण रखा जुआओं के बीच में, और तब जुआ और युवती अपने देश की लड़ाई के लिए आगे आए प्रेरणा लेकर के, और फिर स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी हो गई शुरू। वहां से शुरुआत। एक चीज मैं और यहाँ क्लियर कर दूं, महारानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला जो ब्रिटिश सेनापति था ह्यूरोज था। ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज, जब उनकी लाश गिर गई घोड़े पर, तो गिरते गिरते महारानी जो अपने पीठ पर दामोदर को बांधे हुए थी, उनकी एक परम प्रिय सखी थी जो मुस्लिम थी और हमेशा लक्ष्मीबाई के साथ रहती थी। जब उन्होंने समझ लिया कि अब मैं जीवित नहीं बच सकती, तब उसी जो उनकी सहेली थी उसको कहा कि तुम दामोदर को लो और यहां से निकलो और भागो। दामोदर को उसने बचाया, उस मुस्लिम महिला ने बचाया। पहली बार जब लक्ष्मीबाई गिर गई, उनका देहांत हो गया, ह्यूरोज जब वहां पहुंचा तो इन्होंने इतना बड़ा प्रतिरोध किया था, ब्रिटिश सेना का इतना बड़ा प्रतिरोध किया था कि जनरल ह्यूरोज को कहना पड़ा कि यहाँ जो महिला सोई हुई है हमारे विरोधियों में एकमात्र मर्द थी। यही उसका सेंटेंस है ह्यूरोज का, जो महिला सोई हुई है हमारे विरोधियों में एकमात्र मर्द थी। यानी उसके जितने विरोधी थे, नाना साहब से लेकर के कुंवर सिंह तक, उन सबसे ज्यादा तगड़ा प्रतिरोध लक्ष्मीबाई ने किया। और लक्ष्मीबाई का जब देहांत हुआ तो उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए कोई हिंदू राजा, हिंदू लोग नहीं आया, अंग्रेजों के डर से कोई सामने नहीं आया। आज हम भले ही कहते हैं हिंदू 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 हिंदू, उनकी लाश को उस फील्ड से, युद्ध के मैदान से उठाने वाला कोई था तो एक छोटा सा मुस्लिम नवाब था जो अपने यहाँ ले गया रानी लक्ष्मीबाई को और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम दाह संस्कार। कैसे कहते हो कि मुसलमानों ने इस देश में हमारा साथ नहीं दिया? तुम कहाँ थे जब लक्ष्मीबाई गिरी हुई थी युद्ध क्षेत्र में? और अभी तो शुरुआत है।
जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है तो ऐसे हजारों मुस्लिम आते हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो इस रूप में हम नहीं देख सकते। तात्या साहब को एक जंगल में पकड़े गए थे, नाना साहब तो भाग गए, तात्या टोपे एक जंगल में पड़े हुए थे, उनको हिंदू जमींदारों ने पकड़वा दिया, जिसके कारण उनको फांसी पड़ गई। यहाँ कहाँ था हिंदुत्व तो तुम्हारा? इस रूप में हम लोग हिंदू मुसलमान की नजरिए से इतिहास को नहीं देख सकते। जो इतिहास है उस रूप में देख सकते, जैसी घटनाएं घटी है उस रूप में देख सकते, बाकी और कोई दूसरी नजरिया नहीं अपना सकते अपनी तरफ से। यही सच्चाई है। तो इस रूप में 1858 लास्ट करते करते अंग्रेजों ने जहां जहां विद्रोह हुआ सब पर कब्जा कर लिया। नाना साहब एक काम किए थे जो उनके चरित्र पर एक दाग लग गया। जब विद्रोह की शुरुआत हो गई तो बहुत सारे अंग्रेज, औरत मर्द सब नाना साहब के महल में और रेजिडेंट में, अंग्रेज रेजिडेंट में छुप गए थे, सैकड़ों ऐसे। इन लोगों ने नाना साहब से रिक्वेस्ट किया था कि हमें कानपुर में गंगा पार सुरक्षित करवा दें। इन्होंने सभी अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि ठीक है, आप गंगा पार कर जाइए। उसके लिए नाव भी मुहैया करा दी नाना साहब। लेकिन जैसे ही सारे अंग्रेज औरत मर्द नाव पर सवार होकर के बीच गंगा में पहुंचे, नाना साहब के सैनिकों ने उन पर गोली चला करके सबके सब ये सारे अंग्रेज मारे। ये उनके चरित्र पर एक दाग। यदि मारना ही था तो फिर चैलेंज करके मारते। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं थी कभी। हमारी संस्कृति तो यह थी कि हमारे शरण में जो आ गया, जिसे हम अपनी रक्षा का, उनकी रक्षा का वचन दे दिए, तो अपनी जान दे दिए लेकिन उनकी रक्षा हमने की। ये हमारा इतिहास है राजपूताना। तो फिर आपने उनको रक्षा करने का आश्वासन देकर काहे को मरवा दिया? खैर, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद तो फिर अंग्रेजों का दमन चक्र जो चला, लखनऊ में कोई वैसा पेड़ नहीं था, कोई वैसा पेड़ जिसकी शाखाओं पर किसी हिंदुस्तानी की लाश नहीं टांगी, फांसी नहीं दी। औरत मर्द बच्चे बूढ़े जो मिले सामने सबको पकड़ करके टांग दिया गया। हजारों लोगों को अंग्रेजों ने कुचल दिया गया इस 1857 के विद्रोह को। लेकिन यहीं से फिर हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन वह लड़ाई युद्धक लड़ाई नहीं थी। फिर हमारी जो जितनी भी आगे लड़ाइयाँ हुई शांतिपूर्ण ढंग से। आज इतना ही था।